बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ बड़ी शानदार खबरें हैं जो आप तक पहुँचानी है मुझे, और घुटन ज़दा माहौल में बाज़ औक़ात खुली खुली खबरें और शानदार खबरें आनी चाहिए। यहाँ मेरे पास 10 खबरें हैं आपको देने के लिए, 1 2 3 नहीं है, 10 खबरें हैं। एक एक मिनट में आपको तमाम खबरें दूँगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसी शानदार खबरें हैं और पाकिस्तान में सब कुछ बुरा नहीं है। नंबर 1 पहली खबर तो है FBR के हवाले से। ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा करता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी टैक्स इकट्ठा करने वाला वफाकी इदारा, ये जो पैसे इकट्ठा करता है उससे पाकिस्तान को चलाया जाता है। ये अपना हदफ मुकर्रर करते हैं कि पहले महीने इतने, दूसरे महीने इतने, तीसरे महीने इतने, चौथे महीने इतने, और इस तरह 12 महीनों तक इतने इतने पैसे पाकिस्तान ने इकट्ठे करने हैं। और फिर ये टोटल 12 महीनों का या 1 साल का अपना हदफ मुकर्रर करते हैं। ये साल जुलाई से शुरू हो जाता है और फिर ये जाता है अगले साल जून के आखिर तक। अभी इस साल को शुरू हुए 5 महीने हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये 5 महीने हो गए हैं। दिसंबर का आगाज़ हो गया एक दिन पहले। तो जो 5 महीनों का डाटा आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। FBR के मुताबिक उन्होंने तारीखी नौइयत का टैक्स इकट्ठा किया है पाकिस्तान में। लोग कहते हैं यहाँ कारोबार नहीं है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हुए हैं। अगर हालात ख़राब हुए हैं तो ये टैक्स कहाँ से इकट्ठा हो रहा है? पाकिस्तान में ज़्यादातर टैक्स इकनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट होता है, ख़रीदो फ़रोख्त के बीच में से टैक्स निकलता है। अगर लोग ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं तो कारोबार हो रहा है, और जब कारोबार हो रहा है तभी तो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, और वो भी इतना ज़्यादा। अब इसमें 5 माह के हदफ से 297 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए हैं, यानी 2313 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया पाकिस्तान ने। 2313 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया पहले 5 महीनों के अंदर, जो माली साल है उसमें। हदफ इन्होंने रखा था 2016 अरब का, लेकिन 313 अरब तक पहुंच गए। 2020 में 1695 अरब इकट्ठा कर सके थे। अब 2313 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठा किया है, और ये 36% ज़्यादा कमाई हुई है अगर इस महीने को आप देखें तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके कुछ और मुहर्रिकात भी हैं। एक तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस पर फिर ड्यूटी आती है, वो बहुत पैसे मिलते हैं। जो चीज़ें आप बाहर से मंगवाते हैं उस पर ड्यूटी जो हुकूमत वसूल करती है, उससे भी पैसे मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, इकनॉमिक एक्टिविटी भी पाकिस्तान में तेज़ हो रही है, और उसकी वजह से ये टैक्स इकट्ठा हो रहा है। मज़े की बात यह है कि जो पेट्रोल के ऊपर इजाफी टैक्सेस थे उनको ज़ीरो किया गया था इस महीने में, लेकिन इसके बावजूद इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो गया है। यानी पेट्रोल का अगर इसमें शामिल करते तो ये और ज़्यादा हो जाता। पाकिस्तान के लिए पहली अच्छी खबर। दूसरी, पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ है। अच्छा, ये जो पहली खबर है इसमें इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है। माह नवंबर के दौरान वसूलियों में पिछले साल से 35%, जबकि 5 माह के दौरान 37% इजाफा हासिल करने पर मैं FBR की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बरामदात में 1 माह की तारीखी जो बुलंदी है वो भी पाकिस्तान को मिली है। अब इसमें वजारत तजारत ने यह डाटा जारी किया है। उन्होंने बताया पाकिस्तानी बरामदात 1 माह की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर में पाकिस्तानी बरामदात में 33% इजाफा हुआ है, जो कि बढ़ के 2.903 अरब या 3 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। ये बहुत बड़ी मिकदार में बरामदात हैं अगर 3 अरब डॉलर तक एक महीने में पहुंची हैं तो, जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर में लगभग 2.1 या 2 अरब डॉलर से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा थी। यानी 1 अरब डॉलर का लगभग फ़र्क पड़ा है, और ये बहुत बड़ा और ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान का जो हदफ था वो 2.6 अरब डॉलर का था, लेकिन जो हासिल किया वो 2.903 अरब डॉलर का हासिल किया। तो यहाँ पे भी 27% का इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान अपने हदफ से यहाँ पे भी आगे जा रहा है बरामदात के हवाले से। अच्छी खबर है। लेकिन बरामदात जो बाहर से बंदा पाकिस्तान चीज़ें मंगा रहा है उनको ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे लग्जरी आइटम्स, वो जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें जो पाकिस्तान पैदा कर रहा है इसके बावजूद पाकिस्तान बाहर से मंगा रहा है। अभी चाइना निशानदेही भी की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करने में जापानी कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है, और पाकिस्तानी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। यानी उनकी गाड़ियां यहाँ पे ना उनकी कोई क्वालिटी है, ना कोई वो बेहतर हैं,
लेकिन वो कंपनियां यहाँ पे धड़ाधड़ गाड़ियां जो हैं वो, और एक गाड़ी भी पाकिस्तान खुद नहीं बना पाया आज तक। तो ये उनकी कंपनीज हैं, वो बहुत बड़े हिस्सेदार हैं और वो क्वालिटी भी नहीं है, गाड़ियाँ भी महंगी हैं, तो हम खुद कफील भी नहीं हुए। तो ये चाइना तो निशानदेही करता है इसकी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भी एक इजाफा बरामदात के अंदर रिकॉर्ड नौयत का हुआ है। तीसरी अच्छी खबर, सैमसंग मोबाइल बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोबाइल इनके बिकते हैं, बड़ी तगड़ी कंपनी है। हवावे, सैमसंग, आईफोन, ये 3 कंपनियां तो पूरी दुनिया में मकबूल है। नोकिया एक दौर में बहुत मकबूल था। अब हुआ यह है कि सैमसंग ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन तैयार करना शुरू कर दिए हैं। ये पहले मुआहदा हुआ था, इन्होंने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने थे और अब बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी पैदावार पाकिस्तान में शुरू कर दी है। और इसके अलावा फैसल सब्ज़वारी हैं इसके अंदर सेनेट की कायमा कमेटी बनाए सनत और पैदावार के चेयरमैन, उन्होंने भी दौरा किया। बताया कि सैमसंग प्रोडक्शन यूनिट और गाड़ियों के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा करने वाली सेनेट कमेटी के वफद की सरबराही हुई और वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के साथ इजलास भी किया गया। बताया खुशी हो रही है कि कंपनी में 4 महीने के बहुत कम वक्त के अंदर पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की पैदावार शुरू कर दी है। एक और अच्छी खबर थी आप तक पहुँचाई, शेख रशीद अहमद साहब ने एक बात की है। हमारा अंदाज़ा ये है कि 40 के करीब हल्के ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों का। यानी ये 40 हल्के ऐसे हैं जो पूरा का पूरा टेबल टर्न कर देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यहाँ पे उनके वोट 10,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा, कहीं पे 25,000 से ज़्यादा हैं और हार जीत का मार्जिन यहाँ पे बहुत क्लोज़ है नून लीग का और तहरीक इंसाफ का। और कुछ ऐसे सिंध में, कराची में भी हैं। तो यहाँ बहुत करीबी मुकाबला था, लेकिन 10-15 हज़ार वोट अगर पीटीआई के पलड़े में आता है तो उनको फ़ायदा हो जाता है। अब इसमें शेख रशीद साहब ने एक नया डाटा जारी किया। उन्होंने कहा जी कि, और वो वज़ीर दाखिला है, ये डाटा उनके पास मौजूद रहता है। तो उन्होंने कहा कि 80 हलकों का फ़ैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों से होगा। हमें आइडिया था कि 40 के करीब होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 80 वोट। मुल्क में ऐसे हल्के भी मौजूद हैं जहाँ 50,000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट मौजूद है। एक हल्के में 50 हज़ार से ज़ायद। बिल्कुल, हमने इस पर वीडियो भी की थी, आप जाके देख सकते हैं। आपको बताया था कि कितने ज़्यादा वोट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। डिफेंस के अंदर गालिबन लाहौर में कोई 70,000 वोट है उनका। इस तरह बेशुमार इलाकों में 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 ऐसे वोट्स हैं उनके। तो अगर 80 सीटों के ऊपर असर डालते हैं तो ये तो फैसला कौन हो गया, और ये तो इलेक्शन का फैसला ओवरसीज़ कर देंगे, क्योंकि वो तो वोट डालने का शौक भी बहुत है उनको। वहाँ बैठे वोट तो ज़रूर डालने आएंगे, कुछ और करेंगे या नहीं करेंगे। एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के बारे में कि भारत ने प्रोपेगेंडा किया था सी पैक के ख़िलाफ़। आपको मैंने बताया था कि गवादर में एहतजाज हो रहा है और उनके 4 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि जो ट्रालर्स मछलियाँ पकड़ पकड़ के माहीगीरों का हक खा रहे हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, ये बदमाशी और इजारादारी बंद की जाए। नंबर 2, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है वो वहाँ पे लोकल इंतज़ामिया संभाले, जिनका एक काम है, जिनके साथ डील करना आसान है। नंबर 3, वो गाड़ियों के मामलात में कह रहे थे कि जो गाड़ियाँ हमारी पकड़ देते हैं इदारे, वहाँ पे मावनत दी जाए, क्योंकि कई इलाकों के अंदर ये पाकिस्तान में सहूलत है कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ लोग चला सकते हैं। चौथा मुतालबा शराब खाने बंद करने का था। इसमें सी पैक तो है ही कहीं नहीं, लेकिन भारत ने प्रोपेगेंडा ये किया कि ये सी पैक के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान में और एहतजाज हो रहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की बाकायदा ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सहाफ़ी ने सवाल पूछते हुए दावा किया था कि गवादर बंदरगाह के साहिल की पट्टी पर चीनी ट्रालरों को दिए गए हद से ज़्यादा माहीगीरी के हुकूक पर गवादर में मकामी अवाम की जानिब से एहतजाज हुआ था। तर्जुमान ने कहा कि यह मुकम्मल तौर पर झूठी खबर है। बाद सोशल मीडिया आउटलेट्स की जानिब से गवादर के इलाके में चीन के खिलाफ मुजाहरों की तशहीर की जा रही है, जिनकी कोई हकीकत नहीं है। गवादर में चीन के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं हो रहा और सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें जो चल रही हैं वो जाली हैं। और आपको पता है भारत भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। चाइनीज़ वहाँ मछली पकड़ते ज़रूर हैं, लेकिन ये माफिया कोई और है और ये माफिया बहुत बड़ा है। इसके ऊपर डिग आउट करेंगे, आपको बताएंगे कि जो गवादर के माहीगीर हैं उनका हक कौन कौन खा रहा है और कौन कौन से जाइंट्स वहाँ पे उनकी मछली पकड़ के आलमी मंडियों के अंदर बेच के पैसा कमा रहे हैं। बहरहाल ये ANI ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया था, बहुत सारे और इंडियन मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया है चाइना ने खुद। पाकिस्तान तो पहले ही कर चुका था।
एक और अहम खबर यह है कि स्कर्दू एयरपोर्ट को 2 दिसंबर से यानी आज से बैन अल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसको अपग्रेड कर दिया गया है, इंतज़ार ख़त्म हो गया है। स्कर्दू एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इसके कुछ फ़ायदे होंगे। नंबर 1 तो ये कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो एक इजाफी दबाव आता था, यानी जब से इंटरनेशनल फ़्लाइटें चली हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, तब से लाहौर के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर, इन एयरपोर्ट्स के ऊपर दबाव कम हुआ है। ये दबाव कम होने से ज़रा मुसाफिरों को आसानी रहती है और इसी के लिए ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है कि स्कर्दू के अंदर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आएंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वहाँ पे उनको सहूलतें मिलेंगी। और एक अच्छी बात यह है कि सयाहों की आमद के लिए आसानियाँ पैदा होंगी और बहुत बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पे पहुँचेंगे अब जब ये सीज़न शुरू होगा तब। तो ये एक और अच्छी खबर थी। छठी खबर, 7वीं खबर आपको सुनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को तरक्की पजीर ममालिक का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी सरबराही मिल गई है, जिस पर हुकूमती हलके खुश हो रहे हैं। अच्छा, सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इसमें कोई फ़ायदा होगा हुकूमत को या नहीं होगा। लेकिन ये ग्रुप 1964 में कायम हुआ था और 134 ममालिक इसके मेंबर हैं और चाइना भी इसका मेंबर है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान की हमायत की है। यानी 134 ममालिक ने और चाइना ने पाकिस्तान की हमायत की है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक का एक ग्रुप है, उसकी सरबराही पाकिस्तान को मिली है अक़वाम मुत्तहिदा में और 2022 में पाकिस्तान इसकी यकम से सरबराही संभाल लेगा। 1964 में ये बना था और इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इसमें पाकिस्तान आलमी इदारों के साथ डीलिंग कर सकता है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो तरक्की कर रहे हैं ममालिक इस वक्त और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पे कर्जे चढ़े हुए हैं, उन मुल्कों को साथ मिला के पाकिस्तान लॉबिंग कर सकता है IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ कि आप लोग हमारी कर्ज़ों की शराइत को आसान करें, कुछ कर्ज़े उनको माफ़ करें, कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ सहूलतें हमें दी जाएँ, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारे मुल्कों में शिफ्ट की जाएँ, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए हमें फैसिलिटेट किया जाए। तो पाकिस्तान बहुत सारी लॉबिंग कर सकता है तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए। 8वीं खबर, उस्मान बुज़दार ने बिजलियां गिरा दी हैं अपोजिशन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए से कराने का फैसला सामने आ गया है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने, उस्मान बुज़दार साहब ने लोकल बॉडीज़ में एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाब की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। यानी अब यह कानून पंजाब में भी शामिल हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का पाबंद होगा। अब वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां उस्मान बुज़दार साहब ने इसको कानून बना दिया है। अब बल्दियाती इंतखाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर हो ही नहीं सकता, लिहाजा या तो ये इंतखाब होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ, तो या फिर ये इंतखाब नहीं होगा, ये डिले होता चला जाएगा। बॉल को पकड़ा और पकड़ के इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज़्यादा रेलिवेंट होती चली जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ, और ये एक सियासी पैंतरा है उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से। जो 9वीं खबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में OIC का अहम तरीन इजलास बुला लिया है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, CFM, कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। ये OIC का सबसे अहम इजलास होता है। ये पाकिस्तान में बुलाया गया है। इससे पहले ये इजलास पाकिस्तान में 4 मरतबा हो चुका है और आखिरी मरतबा परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। ना जरदारी साहब के दौर में हुआ, ना नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान में इजलास बुलाया गया है और अफगानिस्तान के मामले पर बुलाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलीदी रोल प्ले कर रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम ममालिक इकट्ठे हों, अपना रोल प्ले करें। वज़राए खारजा यहाँ पे आएंगे, पाकिस्तान उनको ब्रीफिंग देगा और पाकिस्तान उनको बताएगा कि अफ़गानियों की मदद करना कितना ज़रूरी है। सर्दियाँ और एक बहरान उनके सामने खड़ा है, माशी तौर पे वो तबाह हो रहे हैं, उनको सपोर्ट दी जाए। उनको तस्लीम तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन उनको सपोर्ट दी जाए और उनके मुल्क को उनके पैरों पे खड़ा करने में और सर्वाइव करने में मदद दी जाए। इसके लिए ये खसूसी इजलास है। तो यहाँ पे एक बड़ी खबर है, क्योंकि 17 दिसंबर को ये होगा। अपोजिशन के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा कि इस मौके के ऊपर वो ऐसी सियासत ना करें
जिससे इस्लामी ममालिक जब यहाँ पे मौजूद हों तो कुछ इस तरह के हालात पैदा हों जो नॉर्मली उन मुल्कों में पसंद नहीं किए जाते। और ये आखिरी खबर ये है कि मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे ये पोल आप करवा लें कि इलेक्शन 2023 में या अगले इलेक्शन में आप किस को वोट देंगे। तो मैंने इसमें 3 पार्टियों के नाम पहले लिखे थे, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और इमरान खान साहब। तो लोगों ने फौरी तौर पर रद्दमल दिया कि साद रिजवी साहब का नाम भी होना चाहिए। तो फिर मैंने उनका भी शामिल किया। ये 4 नाम हैं, इसके ऊपर मैंने ये पोल करवाया है। ये मैंने इसीलिए कहा था एहसन इकबाल साहब या कोई भी PMLN के लोग करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहली मरतबा इतने ज़्यादा वोट आए हैं, 1,17,211 वोट पड़े हैं। 1,17,211 पाकिस्तानियों ने अपनी राय का इजहार किया है इस पोलिंग के अंदर, और ट्विटर के ऊपर हुई है। यहां तो कोई 2 नंबरी है नहीं, आपके सामने मौजूद है। इधर कौन सी धांधली होती है। तो नवाज शरीफ साहब सबसे पहली मैंने ऑप्शन दी थी। 10.2% लोगों ने कहा कि वो नवाज शरीफ साहब को वोट डालना चाहते हैं, लगभग 10% लोग। अल्लामा साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक, 26% लोगों ने कहा उनको वोट डालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, 1.9% लोगों ने कहा कि वो बिलावल भुट्टो को वोट डालेंगे, यानी 2% से भी कम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनको 61.9, लगभग 62% लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना चाहते हैं। तो अब ज़रा सीक्वेंस में आ जाते हैं कि पहले नंबर पे जिनको सबसे ज़्यादा वोट पड़े वो हैं जी 62% के साथ इमरान खान साहब, और इनको जो वोट पड़े हैं लगभग 65,000 के करीब वोट पड़े हैं 1,17,000 में से। तो बड़ी अक्सरियत है, 70,000 के करीब पड़े हैं लगभग। हाँ जी, 62% की इन्होंने लीड ली है। दूसरे नंबर पे अल्लामा साद रिजवी तहरीक लब्बैक वाले 26% के साथ वो आए हैं। तीसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब 10.2%, और चौथे नंबर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सख्त मुकाबला करते हुए 2% से थोड़ा सा कम। तो अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।